शुरू करें। चलिए, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें कुल 14 विषयों पर चर्चा हुई है, जिसके आधार पर फैसला लिया गया। पहला तो द्वितीय अनुपूरक अनुमान 21-22 जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें स्वामी आत्मानंद जी के नाम से जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है बस्तर, सरगुजा और कोरबा, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और कोरबा ज़िले में जो अंग्रेजी माध्यम के लोग स्टाफ की भर्ती के लिए नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही इनकी भर्ती की जाती है। 5वीं अनुसूची वाला जो क्षेत्र है उसमें दूसरे ज़िले के लोग आवेदन नहीं कर सकते। वर्तमान में उसमें रोक है, लेकिन चूँकि अंग्रेजी माध्यम जानने वाले लोग स्टाफ उसमें मिल नहीं पा रहा है, तो उसको एक बार के लिए छूट दिया गया है कि अन्य ज़िले के लोग भी इन ज़िलों में बस्तर, सरगुजा और कोरबा में आवेदन कर सकते हैं। दूसरा फैसला ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो औद्योगिक नीति है उसमें कोई उद्यमी अनुसूचित जाति या जनजाति का कोई उद्यमी हो और वो उद्योग डालना चाहता हो, तो वो उसको निःशुल्क ज़मीन वितरण किया जाएगा औद्योगिक क्षेत्रों में, और 1 रुपये के हिसाब से उससे रेंट लिया जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर यदि वो उद्योग लगाना चाहता है तो जो प्रीमियम की राशि है 10% गाइडलाइन का जो रेट है, वो गाइडलाइन का 10% लेने के बाद उसको 10 एकड़ तक की ज़मीन आवंटित की जा सकेगी। और ये फैसला इसलिए हुआ है कि अनुसूचित जाति जनजाति के जो वर्ग हैं, यदि वो उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिल सके। तीसरी बात, एक अनुकंपा नियुक्ति का विषय आया था। अब तक तो ये देखा गया कि क्लास 2 के मामले में कुछ बड़े लोगों का अनुकंपा नियुक्ति का विषय कैबिनेट में आता था और उनको मंजूरी मिलती थी। ये पहली बार हुआ है कि हमारे वन विभाग के एक वनपाल जो थे, उसकी पत्नी श्रीमती शिखा पाल पुत्र वधू, इनको अनुकंपा नियुक्ति का नियमों में छूट देकर अनुमति प्रदान की गई है। वनपाल स्तर के अधिकारी का ये पहली बार है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिनियम 1995 की धारा 2, 3, 4, 6 में संशोधन। अब इसमें संशोधन केवल इतना है कि अब तक पिछड़ा वर्ग आयोग में केवल अध्यक्ष हुआ करते थे, अब उसके साथ साथ उसमें उपाध्यक्ष को भी जोड़ा गया है। अब उपाध्यक्ष भी रहेंगे। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अभी जो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होता है, पहले गोबर खरीदी होती है, गोबर खरीदी के बाद वर्मी कंपोस्ट बनता है, वर्मी कंपोस्ट के बाद उसको वन विभाग, एग्रीकल्चर विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग और ये सब विभागों में ये विभाग उसको क्रय करते हैं। क्रय करने के बाद जो बच जाता है, जो हमारी राज्य में 2058 सेवा सहकारी समितियां हैं, उन समितियों के माध्यम से ये पूरा का पूरा वर्मी कंपोस्ट खाद उसको समितियों के माध्यम से भी विक्रय होता है। अब उसमें एक और कड़ी जोड़ते हुए सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से यदि कोई ट्रेडर इसको लेकर और उसको विक्रय करना चाहे वर्मी कंपोस्ट को, तो उसको भी छूट इसमें प्रदान किया गया है और वो उसको उस सेवा सहकारी समिति जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के जरिए उसको ले और लेने के बाद वो उसको मार्केट में विक्रय कर सकता है। आबकारी विभाग में कुछ मामला उच्च न्यायालय में पेंडिंग था। विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए हाई कोर्ट में लगभग 11 साल मामला चल गया और 11 साल मामला चलने के कारण ये हुआ कि प्रमोशन से बहुत से लोग वंचित हो गए और एज ऊपर हो गया। अब उसमें एक बार के लिए छूट दिया गया है कि वो प्रमोशन में पात्रता में एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और उनको प्रमोशन जो भी पात्र पाया जाएगा उसको दे दिया जाएगा। रायपुर विकास प्राधिकरण की जो योजनाएं हैं, इसके पहले आपने जानते हैं डूमर तालाब में, रायपुरा में, देवेंद्र नगर में और पंडरी में योजना है, फाफाडी में है, ऐसी अनेक योजनाएं, कटोरा तालाब, पुरेना, अमलीटी, बोरिया, जो रायपुर विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार की तरफ से ज़मीन आवंटित की गई थी, करीब 162 एकड़। ये पूरी ज़मीनों में अब तक रायपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से एडवांस पोजीशन लेने के बाद कॉलोनी बना दिया गया, लोगों को विक्रय कर दिया गया, मकान बन गए, फ्लैट बन गए और दे दिए। अब ये ज़मीन जो है रायपुर विकास प्राधिकरण ने राजस्व विभाग को, राज्य शासन को पैसा जमा नहीं किया है, तो ये पूरा का पूरा 1 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से
रायपुर विकास प्राधिकरण को राज्य शासन ने उपलब्ध करा दिया है, ताकि यदि मान लो जो भी हितग्राही है, उसका फ्लैट है, उसका मकान है, वो फ्री होल्ड कराना चाहता है, तो अब वो रास्ता खुल गया, वो उसको फ्री होल्ड करा सकेगा। छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 5 किलो चावल जो निःशुल्क देने का आदेश जो आया था, तो सभी गरीबों को 5 किलो का जो निःशुल्क चावल है वो भी वितरण करना है। और छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी जो जितने भी बीपीएल परिवार हैं, वो सारे लोगों को इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। निःशुल्क चावल उनको भी उपलब्ध हो सकेगा। अब खरीफ विपणन वर्ष 21-22 वर्तमान में जो छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे बड़ी योजना है वो है धान खरीदी। इस साल 1,05,00,000 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और खरीदी लगभग 9 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी आज दिनांक तक हो चुकी है। तो बहुत अधिक गति से धान खरीदी का काम चल रहा है। अब विषय आता है बारदाना के बारे में। तो बारदाना के लिए राज्य स्तर पे अपना प्रयास चल रहा है। जूट कमिश्नर के जरिए बारदाना प्राप्त किया जा रहा है और किसानों को जो बारदाना उपलब्ध कराने के एवज में 18 रुपया प्रति बारदाना दिया जाता था, अब वो बढ़ाकर उसको कर दिया 25 रुपये प्रति बारदाना। किसान यदि बारदाना लाएगा तो 25 रुपये के हिसाब से उसको भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार से जो खरीदी होगी धान कॉमन 1940 और 1960 कॉमन ग्रेड और फाइन क्वालिटी ग्रेड ए बोलते हैं जिसको, और मक्का 1870 रुपये के हिसाब से राज्य सरकार इसको समर्थन मूल्य के अंतर्गत इसको खरीदी करेगी। अब जो सबसे बड़ी समस्या सरकार के सामने आती है कि धान का उठाव नहीं होने के कारण सूखा आता है और उसके कारण क्षति होती है, पानी में भीग जाता है। तो उठाव नहीं होने के कारण भारत सरकार से कस्टम मिलिंग में चावल जमा नहीं करने का अनुमति नहीं होने के कारण से करीब 11 से 12 लाख मीट्रिक टन लगभग हमको चावल बेचना पड़ गया बनाने के बाद। अब जो भारत सरकार से अनुमति यहाँ प्राप्त हुई है 61.65 लाख मीट्रिक टन ये जो चावल है इसको जमा करने का अनुमति प्राप्त हुआ है। इसी में से जो राशन दुकानों में जाता है 24 लाख मीट्रिक टन, ये इसी में से 24 लाख मीट्रिक टन राशन दुकानों में दिया जाएगा। और इस बार जो कस्टम मिलिंग का जो दर था 40 रुपये, उसको बढ़ाकर 120 रुपये किया गया ताकि तत्काल धान खरीदा गया धान का निराकरण हो जाए, समिति स्तर से ही मिलर उठा ले और उसके बाद तत्काल चावल बनाए। जो राज्य स्तर में राशन दुकानों के लिए है 24 लाख मीट्रिक टन वो जमा करे और बाकी का सेंट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम में जमा करना है। तो ये 40 रुपये से बढ़ाकर मिलिंग का 120 रुपये करने के पीछे का मकसद ये है कि तत्काल इसका निराकरण हो और वो चावल सही समय पे जमा हो पाए, शॉर्टेज की समस्या ना आए, पानी में भीगने की समस्या ना आए और धान खराब होने के बाद जो बहुत आर्थिक क्षति जो राज्य सरकार को होती है उससे बचा जा सकेगा। इसके अलावा बहुत दिनों से ये मांग चली आ रही थी कि जो स्कूल बस हैं वो स्कूल बस में जो त्रैमासिक कर यानी 3 मंथ का जो होता है, तो कोविड के पीरियड में लगातार स्कूलें बंद रहीं और स्कूल बंद होने के कारण बसों का संचालन नहीं हो पाया। अब बसों का संचालन नहीं हो पाया तो उसके लिए उन्होंने छूट की मांग की थी। कुछ आंदोलन भी हुए थे और अलग अलग स्थानों से जब मांग आ रही थी तो 1 जुलाई 2020 से ये प्रस्ताव आया था 31 अक्टूबर 2021 तक का पूर्ण छूट प्रदान करने के संबंध में। लेकिन मंत्रिमंडल ने ये तय किया और हम लोगों ने प्रस्ताव दिया कि 31 अक्टूबर के बदले वर्तमान में भी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो उसको 31 दिसंबर तक कर दिया जाए। तो 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक का त्रैमासिक जितना भी जो कर होता है जो स्कूल बसों का, उसको राज्य सरकार ने छूट प्रदान कर दिया है, छोड़ दिया है। इसके अलावा जो शहरों में सिटी बस का संचालन होता है तो बसों का जो किराए में वृद्धि 25% इसके पहले राज्य सरकार की है, जो राज्य में अन्य स्थानों पर चलते हैं। सिटी बस वालों का ये मांग था कि भाई जब राज्य सरकार ने सारे बसों को 25% के हिसाब से किराए में वृद्धि कर दिया है तो सिटी बस को भी 25% के हिसाब से वृद्धि किया जाना चाहिए किराए दर में।
तो उसकी भी मंजूरी हो गई है और 25% के हिसाब से उनको भी वृद्धि दे दी जाएगी। और अंतिम विषय ये है कि इंदिरा संगीत कला विश्वविद्यालय में कुलपति की जो आयु है वो 65 वर्ष है। अब उसको बढ़ाकर, क्योंकि अन्य जितने भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आयु जो है वो 70 वर्ष है, तो उसके अनुरूप करते हुए कुलपति की जो आयु है उसको बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया है। अब आपको यदि कोई सवाल हो तो बताओ।